कॉग्निजेंट एकेडमी के फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 ये हम लोग देखने जा रहे हैं। इसको भी हम लोग बाकी सेट्स की तरह दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम लोग जो है 15 क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर, और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज द इजीएस्ट मोस्ट और सबको मालूम होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है इनमें से कौन सा है? वो क्या होगा जी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज is defined as the electrostatic force per unit positive test charge placed at that point। ये ना होता है। तो E is equal to जो है हम लोग F by Q नॉट करते हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है वो पूछा है। तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या? कूलम। ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -1 यानी कि न्यूटन पर कूलम। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। तो न्यूटन पर कूलम इज द राइट। पर मीटर में होता है न्यूटन पर कूलम। क्या बोल रहे हो? और एक होता है वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर तो ऑप्शन है नहीं ना। ठीक है। एक और जो है इससे हम लोग करते हैं E इज इक्वल टू जो है तुम्हारा dV बाई dr होता है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका क्या होता है? वोल्ट। और इसके लिए हम लोग मीटर ले लेंगे तो वोल्ट पर मीटर हम लोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वोल्ट पर मीटर का ऑप्शन नहीं है, न्यूटन पर कूलम का है। तो यहीं से हमारा निकल आया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वह क्या है? तो व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइपोल एक्सपीरियंसेस। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अरेंज वे में नहीं लग रहा है। ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा होना चाहिए, है ना। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल होता है। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पर आप प्लेस करोगे, ठीक है, जैसे AB जो है सपोज करिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो एक एंड पे जो है -q चार्ज होगा और दूसरे एंड पे क्या होगा? +q चार्ज होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक फोर्स जो है यहाँ पर एक्सर्ट करेगा F कितना के बराबर? QE के बराबर। और यहाँ पर जो फोर्स डेवलप करेगा F, ठीक है, दैट इज आल्सो QE, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि टू इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस काम करता है। दैट मींस कि अगर एक फोर्स ऐसे काम कर रहा है तो दूसरा फोर्स ऐसे काम करेगा, जिसकी वजह से ये रोटेट करता है, राइट। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब कभी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ओनली टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, इसमें लिखता है एक टॉर्क। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइपोल एक्सपीरियंस, डाइपोल जो है, ठीक है, क्या करेगा? तो यहाँ पे देखिए नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, तो फोर्स नहीं होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। बहुत ही नेट फोर्स एंड टॉर्क नहीं हो सकता है क्योंकि ओनली टॉर्क हो रहा है, नाइदर इन नेट फोर्स नॉर ए टॉर्क। अगर टॉर्क भी नहीं होगा तब तो रोटेट ही नहीं करेगा, है ना। तो नेट फोर्स जो है वो 0 होगा, ओनली टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्या है? तो टू कॉपर स्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियस, अगर दो कॉपर स्फीयर्स है, ठीक है, सेम रेडियस है, वन सॉलिड एंड द अदर हॉलो, आर चार्ज द सेम पोटेंशियल, दोनों को सेम पोटेंशियल से चार्ज किया जाता है, व्हिच विल हैव मोर चार्ज, तो चार्ज जो है इसमें ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए दो कॉपर स्फीयर्स है, एक बिल्कुल सॉलिड है,
सॉलिड कहने का मतलब समझ रहे हैं? वो जो स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, एक सॉलिड है। कहने का मतलब इसमें पूरा का पूरा मैटर जो है इस तरह से भरा हुआ है, और दूसरा जो है, ठीक है, अंदर खोखला है, फॉलो है, ठीक है। लेकिन टू कॉपर स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस जो है वो सेम है, इसका आर है तो इसका भी आर है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक में पूरा का पूरा मैटर भरा हुआ है और दूसरा बिल्कुल हॉलो है। आर चार्ज द सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम है, वी भी, ठीक है। तो किसका चार्ज ज्यादा होगा? हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R होता है। R जो है हम लोग देख रहे हैं सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब है नहीं चेंज के लिहाज से देखा जाए तो। यहाँ पे देखिए V जो है, ठीक है, दोनों का क्या है, सेम है, सेम पोटेंशियल से चार्ज किया गया है, तो चार्ज दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो both will have an equal charge, that is in option number C। तो C ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, तो both will have an equal charge। नेक्स्ट जो है हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए गॉसियन स्फीयर encloses an electric dipole within it। दैट मींस एक गॉसियन स्फीयर जो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंक्लोज किए हुए, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना, कि जब कभी भी, है ना, हम लोग एक गॉसियन स्फीयर बनाते हैं तो गॉसियन स्फीयर हमेशा बाहर में होता है, चार्ज जो है वो इंक्लोज होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको इंक्लोज कर रहा है गॉसियन स्फीयर, है ना। तो द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे देखिए नेट चार्ज जो है क्या होगा, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझते हैं सब कोई, तो यहाँ पर देखिए टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कहने का मतलब है कि एक इन पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे इन पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और इसको एक स्फीयर जो है पूरी तरह से इस तरह से गॉसियन स्फीयर जो है इंक्लोज किए हुए। तो एक इन पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे इन पे माइनस क्यू चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। दोनों चार्जेस को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है वो आपका सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, पॉजिटिव नेचर है, तो नेट चार्ज हो जाएगा जीरो। अब हम लोग जो है गॉसियन थ्योरम से क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर नेट चार्ज जो है, ठीक है, जीरो होगा, तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है, तो द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर जो है डी ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं जीरो है, तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्या है, ए शॉक बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज। एक शॉक बबल को आप क्या दे रहे हो, नेगेटिव चार्ज दे रहे हो, देन इट्स रेडियस विल बी, तो एक्चुअल में उसका जो रेडियस है वह क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, या फिर नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड, ये है। तो हमेशा जानिए इस सोप बबल जो है वो आपका क्या है, एक कंडक्टर। सोप बबल इज कंडक्टर। So by symmetry, the charge will distributed uniformly over the surface of the bubble। तो उस बबल में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बिल्कुल क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस ओवर द सरफेस। क्योंकि आप देख रहे हो कि सब पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस लाइक चार्जेस है, तो लाइक चार्जेस जो है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। दे विल पुश द पार्ट्स of the shock film away from each other। और यही वजह है कि जो रेडियस ऑफ द बबल जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, इसका रेडियस इंक्रीज करेगा। एक्चुअल में क्या है, तो ये जो सोप बबल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको एज ए व्हाट, कंडक्टर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज दोगे, ठीक है,
तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरह से है, मान लिया जाए। तो ये जितने भी लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इधर रिपेल कर रहा है, ये इधर रिपेल कर रहा है, ये इधर रिपेल कर रहा है, ये इधर रिपेल कर रहा है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना। तो यहाँ पर इक्वली जो है सिमेट्रिकली सभी तरफ से जो है उसको रिपल्शन मिलेगा, ठीक है। और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सोप बबल जो है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज देने से उसका रेडियस क्या होगा, देन इट्स रेडियस विल बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है। सर अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आता है, सब पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, बात तो वही है, रिपल्सन ही ना होगा लाइक चार्जेस में, ठीक है। तो आप जो है वहां पर भी इंक्रीजेस ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीज करेगा, क्योंकि सिमेट्रिकली सभी डायरेक्शंस में फोर्सेस जो है आउटवर्ड डायरेक्शंस में लगेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। 2 point charge of +3 microcoulomb and -8 microcoulomb attract each other with a force of 1 Newton। दो चार्जेस दिया हुआ है, एक +3 माइक्रोकूलम है और दूसरा -8 माइक्रोकूलम, और बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है 1 न्यूटन से। ए चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। दोनों में आप +5 माइक्रोकूलम को क्या करोगे, ऐड करोगे। नाउ द फोर्स विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, 2 पॉइंट चार्ज, तो फोर्स जो है F इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, यही बात है। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ज जो है आप देख रहे हैं कि +3 माइक्रोकूलम है, दूसरा -8 माइक्रोकूलम है। तो अपोजिट चार्जेस अगर होते हैं या अनलाइक चार्जेस होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय ए फोर्स कितना, 1 न्यूटन से। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, एक चार्ज 3 है, दूसरा को 8 माने, मैग्नीट्यूड के लिहाज से अगर देखें माइक्रोकूलम में ही है, तो यहाँ पर 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 बटा R स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 10 टू द पावर -6 बटा R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, -12 होगा। तो इसका पूरा का वैल्यू जो है ना, ठीक है, ये 1 न्यूटन दिया गया है, समझ गए। तो यहाँ पर अब क्या है, ठीक है, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं कि 3 माइक्रोकूलम है, -8 माइक्रोकूलम है, दोनों का फोर्स जो है 1 न्यूटन दिया गया है। अब आपको क्या करना है, देखिए Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर +5 माइक्रोकूलम जो है +3 माइक्रोकूलम के देंगे तो कितना हो जाएगा, +8 माइक्रोकूलम होगा। Q2 की अगर हम लोग बात करें तो आप देख रहे हैं -8 माइक्रोकूलम है, उसको आप +5 माइक्रोकूलम देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 माइक्रोकूलम। तो चेंज हो रहा है कुछ, नहीं सर। आप देख रहे हो कि पहले भी एक 8 था और दूसरा 3 था, ठीक है, अभी भी वही है, सिर्फ उसका नेचर को आपने चेंज किया। तो अगर यहाँ भी प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और अट्रैक्शन तो होगा, कितना होगा, ठीक है। तो सेम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 बटा R स्क्वायर। तो सेम यही रिजल्ट आएगा ना। और इसका वैल्यू दिया हुआ है कि 1 न्यूटन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। और उसका नेचर जो है, ठीक है, वो कैसा होगा जी, अट्रैक्टिव होगा। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जो है चार्ज को देख लीजिए कि जो चेंज कर रहे हैं उस चेंज करने की वजह से जो नेट चेंज है, ठीक है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि उसका सिर्फ नेचर या साइन चेंज हो जा रहा है। तो साइन जब चेंज होता है, ठीक है, तो वह तो सिर्फ अट्रैक्शन नेचर का है कि रिपल्शन नेचर का, वो जानने के लिए, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई पहले भी 1 न्यूटन था, वह भी नेचर अट्रैक्टिव था, और अभी भी हम देख रहे हैं, ठीक है, कि प्लस और माइनस हो गया तो अट्रैक्टिव नेचर का ही है, वैल्यू में भी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। सिर्फ जो Q1 का वैल्यू था यहाँ पर Q2 का वैल्यू हो गया है, ठीक है, जो Q2 का वैल्यू था वो Q1 और साइन चेंज हो गया, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 न्यूटन अट्रैक्टिव जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वैसा कुछ खास था नहीं बनाने के लिए।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपने चार्ज कर लिया और उसके बाद जो है चार्जिंग बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो दी प्लेट्स आर फर्दर सेपरेटेड, उसके बाद प्लेट्स को जो है फर्दर सेपरेट कर दें, दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स विल, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बैटरी को आपने, ठीक है, चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और जब उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा ना तो अब जो है चार्ज तो उसको मिलेगा नहीं, ठीक है, जो चार्ज था वही रह जाएगा ना, तो Q जो है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें Q जो है, ठीक है, वो हो गया हम लोगों का कांस्टेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है Q बाई C। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि Q जो है, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है। अब Q कांस्टेंट है, अब कैपेसिटेंस C के बारे में जानेंगे कि क्या हो रहा है। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R S बटा D। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दी प्लेट्स आर फर्दर सेपरेटेड, यानी कि बाकी सभी चीजें तो सेम है लेकिन आप सेपरेशन को बढ़ा रहे हो, यानी कि D का वैल्यू बढ़ रहा है, तो D का वैल्यू बढ़ने से कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा, और कैपेसिटेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जनरली जो है Q इज इक्वल टू CV देख के, है ना, क्या देंगे जी, सब कोई इसमें गलत होने का संभावना है, ठीक है, बुक में गलत लिखा हुआ है। ऊपर ऊपर देखने से जो है, ठीक है, यहाँ बैटरी को जो है हटा दिए, ठीक है, क्या किया जा रहा है, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज कर रहे हैं तो Q बढ़ रहा है तो V बढ़ रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, ठीक है, Q जो है वो यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है उसमें बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज हो जाएगा कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू CV हो गया, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। अब यहाँ पर C जो है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, आप देखो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R S बटा D है, सेपरेशन को बढ़ाया, कैपेसिटेंस घटा, ठीक है, तो कैपेसिटेंस अगर घट रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह क्या है, यहां पे देखिए, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर मींस, क्या होगा, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर मींस, अगर आप चार्ज को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए CV है तो कैसे कर देगा, चार्ज की मराठी में सर बताया ना, Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पर क्या है, ठीक है, Q इज इक्वल टू CV खाली काम उससे नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर मींस, अगर यहाँ पर जो है चार्ज को आप बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ओनली ऑन डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो डिपेंड करता है किस पे, डायमेंशन पे, यानी कि शेप साइज पे डिपेंड करता है। इसीलिए आप पढ़ते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल। ये अलग बात है कि आपके सिलेबस में अब सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है। तो अगर आप शेप को चेंज करते हो ना तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो चेंज करता है, ठीक है। तो चार्ज स्टोर जो है, एक फार्मूला जो है आपने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर मींस, कि अगर चार्ज को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसका मतलब जो है वो क्या होगा। तो V इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा, Q बाई C है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा जी, C तो फिक्स्ड है, शेप को तो चेंज कर नहीं रहे, ठीक है। तो C जो है, ठीक है, ये हम लोगों का फिक्स्ड है, ठीक है।
अब चार्ज को आप बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। आप लोग क्या सोच रहे थे, कैपेसिटेंस सोच रहे थे ना, ठीक है, गलत सोच रहे थे कि नहीं। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, शेप साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर शेप साइज में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। चार्ज को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है V का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो यहाँ पर फिक्स्ड है। Q को बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों प्लेट्स के बीच में इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर जो है वो आपका B है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9। Two capacitors of capacity 6 microfarad each are available, ठीक है, मतलब दो कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस व्हिच मे बी ऑब्टेन्ड आर, ठीक है, तो दो कैपेसिटर है, दोनों का 6 माइक्रोफैराड है। कहने का मतलब है कि C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड है और C2 का वैल्यू भी 6 माइक्रोफैराड है। तो एक्चुअल में जब आप सीरीज में जोड़ते हो और पैरेलल में जोड़ते हो, ठीक है, तो उसी के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो आपको मिलता है। अच्छा ये बताइए, तो जब सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, तो 1/Cs इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। अगर डायरेक्ट फार्मूला अगर इसमें हम लोग देखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि Cs इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होगा कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों का 6 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, ये हो गया 36, ये हो गया 12, तो कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। तो मिनिमम जो है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 माइक्रोफैराड। तो इसी से तो आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पैरेलल के केस में क्या होता है कि C1 प्लस C2, तो 6 प्लस 6 तो 12 माइक्रोफैराड होगा, ठीक है। तो मिनिमम जो है वो हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड और मैक्सिमम जो है वो हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, हम लोगों का करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। आपको जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है ये आपको निकालना है। कैसे निकालना है, आप देख रहे हैं कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस है। यहाँ पर ये दोनों जो है वो किस में जोड़ा गया है, सीरीज में। ये दोनों जोड़ा गया है सीरीज में और आपस में जो है ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो अगर हम लोग ऊपर वाला को देखें, ठीक है, पहले ऊपर वाला को देखें तो मान लिया जाए इसको C1, ठीक है, तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 बट्टा 3 प्लस 3 तो 9 बट्टा 6, 3/2 यानी कि 1.5 C हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.5 C। अब यहाँ पर देखिए C2 का वैल्यू क्या होगा, तो इन दोनों को भी तो सीरीज में जोड़ा गया है, तो सीरीज में जोड़े तो सेम हो जाएगा 1.5 C और दोनों को आपस में जो है कैसे जोड़ा गया है, पैरेलल में। तो फाइनली जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कितना हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 यानी कि 1.5 प्लस 1.5 तो कितना हो जाएगा 3C होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर। बीच वाला तो आपका गैनोमीटर वाला रहता है ना, उसको लेते नहीं है, ठीक है। मतलब उसका कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, वो नहीं होगा क्योंकि ये बेस्ड होता है नल पॉइंट। बैलेंस स्टेट में बताया सर P/Q या इक्वल टू R/S, तो इससे नहीं बन सकता। हां सर, P/Q इक्वल टू R। तो उससे क्या निकालोगे, वो तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालना रहता तब ना वैसा करते हैं। अगर ये चारों में से, ठीक है, अगर कोई मिसिंग रहता, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये x दिया हुआ था, इसका वैल्यू कितना होगा, तब ना आप उसको P/Q इज इक्वल टू R/S से करते। मतलब उस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज वाला इसलिए बोले तो इसमें निकल सकता है।
लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा, इसमें पूरा दिया हुआ इसलिए नहीं निकलेगा। हाँ, इसमें तो निकालना तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, क्या निकालना है उसमें तो डिपेंड करता है। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। चलिए आइए आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग देखें तो if a dielectric be introduced between the plates of a parallel plate capacitor, then the value of its capacitance, ये बहुत बात है, क्या होगा? C is equal to epsilon naught epsilon r s बटा d। dielectric be introduced between the plates, तो अगर डाइलेक्ट्रिक को अगर हम लोग रखेंगे तो एप्सिलॉन r का वैल्यू जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और एप्सिलॉन r का वैल्यू बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस जो है वो क्या करेगा जी? इंक्रीज करेगा। तो इसका आंसर जो है, ठीक है, इंक्रीजेस होगा। ऑप्शन नंबर सेट में क्वेश्चन दिया, सब सेट में दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है? तो why is the Wheatstone bridge more accurate than other methods of measuring resistance? हमको लगता है ये वाला भी एक बार आया, ठीक है, तो इसका क्या होगा? इट इज ए नल मेथड। ठीक है, दोनों क्वेश्चन तीनों में, तो ये नल मेथड पे बेस्ड है, ठीक है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी जो है वह अधिक होती है। नल पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जो आपका मीटर ब्रिज है, ठीक है, वो भी नल मेथड पे इसी का एप्लीकेशन से हम लोग करते हैं। तो वहां पे क्या होगा? इकलौता ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, जिसपे वो नहीं हो, क्या बोलते हैं, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये नल मेथड पे बेस्ड होता है और इसीलिए इसकी एक्यूरेसी जो है ये बहुत अधिक होगी, यह सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। ये क्वेश्चन भी तुम लोग का बार बार आता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पढ़े हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, जिसको हम लोग पॉइंट रूल या जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं, वह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। और दूसरा जो हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग क्लोज सर्किट रूल, मेश रूल या फिर लूप रूल बोलते हैं, वह बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए, पहले पूछा किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है, जो कि बेस्ड होगा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे, और दूसरा जो है, ठीक है, वो क्या है? सेकंड लॉ, जो बेस्ड होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा। एक नंबर हम लोग कहा जाएगा, ये कुछ भी करे। अगर अलग अलग पूछे तो अलग अच्छा है, काम भगवान को अलग अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the length and radius of an electric resistance of a certain wire are double simultaneously, then जो लेंथ और रेडियस है, ठीक है, इन दोनों को ही डबल किया गया है, ठीक है, तो क्या होगा? तो देखो, लेंथ और जो आपका रेडियस है उसको डबल करने से जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जहां तक सवाल है, ठीक है, वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आप जो है उसका लेंथ को चेंज कर दीजिए, ठीक है, या फिर रेडियस को चेंज कर दीजिए, उस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है, टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है। किस पे चेंज होता है? टेम्परेचर चेंज करने पे। अब देखिए रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर जो रिमेन अनचेंज है, ठीक है, यही ऑप्शन में से दो में से एक होगा, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो अनचेंज होगा, ये तो फिक्स्ड है। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है रॉ L बट्टा A, इसको हम लोग लिख सकते हैं रॉ L बट्टा पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए R डैश जो है वह क्या है? तो यहाँ पर L डैश हो जाएगा, यहाँ पर A डैश, या फिर रॉ L डैश बट्टा पाई R डैश स्क्वायर। लेंथ को कितना किया है? दोनों को डबल किया, ठीक है, तो रॉ हो गया, यहाँ पे लेंथ को दुगुना करेंगे तो 12 हो गया, ये पाई हो गया, R डैश स्क्वायर, जिसको दुगुना करेंगे तो 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2 रॉ L डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर, ये हो गया 2 दूनी 4, तो 1/2 रॉ L बट्टा पाई R स्क्वायर, तो 1/2 इंटू क्या? ये R है, तो R जो है वो क्या हो जाएगा?
तो रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी रिमेन अनचेंज। कौन सा ऑप्शन में? बी में है। यस सर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। भैया जी अब देखिए नेक्स्ट जो है, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखने जा रहे हैं। द रेजिस्टेंस इन द फोर आर्म्स ऑफ Wheatstone bridge are as follows, in which case the bridge is balanced। किस केस में ब्रिज बैलेंस्ड है? चलो जी बताओ। डी में सर डी। देखो बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ Wheatstone ब्रिज में हम लोग देखते हैं कि P/Q जो है इज इक्वल टू R/S होना चाहिए। अब सबको अगर सेम सेम कर देंगे, ठीक है, तो 4/4, ठीक है, इज इक्वल टू 4/4, तब जाके 1 इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि यहाँ पर P/Q इज इक्वल टू R/S होगा। लेकिन बाकी में देखेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 3/4 नहीं हो सकता है, 2/2 इज इक्वल टू 3/4 भी नहीं होगा, 3/3 इज इक्वल टू 3/4 ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है, ठीक है, क्या होगा जी? तो 4 4 4 एंड 4, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 20 क्वेश्चन जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।